नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी की। देखिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं जीवन दान मिला। आज दोपहर तक जिस बीजेपी के कैसे के प्राण सूख रहे थे, होठ सूख रहे थे, ये देख देख कर कि मोकामा में खूब प्रयास करने के बाद भी अनंत सिंह की जीत हुई। नीलम देवी जो कि आरजेडी महागठबंधन की प्रत्याशी थी, वो जीत गए। अंतोगतवा 1764 वोट से करीबन गोपालगंज की 1794 वोट से गोपालगंज में कुसुम देवी जो कि स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी है, वो चुनाव जीत गए। बीजेपी की कैसे कहते तो साख बच गई। ये मैच टाई हो गया। लगता है कि बीजेपी को उत्साह दिख रहा है। दिल्ली से भी बाइट आ रहा है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि अब हम कुढ़नी भी जीतेंगे। देखिए बीजेपी की कैसी जीत हुई। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि चलिए वहां तो अनंत बाबू की जीत हुई है। तो बीजेपी पूरे उत्साह में है, जोश में है। देखिए आलोक, बहुत कूदने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। मैं साफ साफ कहूं, जो चुनावी परिणाम है और यदि आप स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करें तो बहुत कूदने की जरूरत नहीं है। गोपालगंज कह रहे हैं आप जीत गए। कैसे जीत गए? गोपालगंज की जीत का श्रेय किसको जाता है? 2020 और 2022 की ही तुलना कर ले। 2020 में आप 36,000 मतों से जीते थे, 36,000 वोट से, और 2022 में आप 1,794 मतों से जीत रहे हैं। कहां से कहां आ गए? कहां से कहां आ गए? और क्यों जीत रहे हैं? 2020 में साधु यादव और आसिफ गफूर कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवारों के मत को मिला देते तब भी बीजेपी जीती थी। लेकिन 2022 में देखिए, इंदिरा यादव, साधु यादव की पत्नी, तेजस्वी यादव की मामी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम चुनाव न लड़ रहे होते तो बीजेपी कहां रहती। इसलिए कूदने की जरूरत नहीं, यहां तो और गंदे तरीके की हार हो जाती। ठीक है ना? तो इसलिए कूदने की जरूरत नहीं है। आप मतों में भी देखिए, पिछले बार 77,791 मत आए थे। इस बार जब आपको अधिक सहानुभूति लग रहा था कि मिलेगी तो 70,053 मत आए। तो कूदने की बात नहीं है। और अधिक कूदने के फेर में ही बोछा बीजेपी कैसे हारी थी, इस बात को भी याद रखिए। उसको तो जेडीयू साथ में थी। जी, जेडीयू साथ में थी। और यदि आज ओवैसी के कारण आप यहां जीते हैं, साधु यादव के कारण, तो याद कीजिए आप अपने ही एक पुराने साथी को धक्का देकर बाहर करने के बाद जो बोचहा में चुनाव हुआ मुकेश सहनी को लेकर, वहां हार कैसे हुई थी। तो और देखिए, अब यदि हम आरजेडी की बात करें गोपालगंज में, तो गोपालगंज में 68,259 मत, 68,259 वोट लाए मोहन गुप्ता। यह वोट कब आया? जबकि मुसलमानों का 12,214 मत, ओवैसी की पार्टी को और कोई मत नहीं मिलता है, मुसलमानों का मत मिलता है। 12,214 मत ओवैसी की पार्टी काट कर ले गई। देखिए, चिंता बीजेपी को इस बात की करनी चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया, एक वैश्य को, मोहन गुप्ता को, एक व्यापारी को टिकट दिया। तारापुर में भी प्रयोग किया था तेजस्वी यादव ने, और वहां भी बहुत क्लोज फाइट हुई थी, भले ही आरजेडी हार गई थी। तो 68,259 मत जो मिले हैं मोहन गुप्ता को गोपालगंज में, इसमें यादवों का मत तो है ही, मुसलमानों का मत भी है। 12,214 मतों को छोड़ दीजिए, लेकिन यह 68,259 तब तक नहीं होता जब तक वैश्य समुदाय का मत आरजेडी को नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो आधार वोट है वो भी खंडित हुआ है। और आप व्यापारिक वर्ग को, व्यापारियों को महागठबंधन के नाम पर जो डराते हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर जो डराते हैं, वो भय उनके भीतर नहीं देखा गया है। जब आरजेडी ने उनके समुदाय का उम्मीदवार दिया तो एक बड़ा वर्ग उधर चला गया। देखिए, गोपालगंज के हर बूथ का जब एनालिसिस सामने आएगा तो यह भी हम देखेंगे कि वहां ब्राह्मण और वहां भूमिहार मतदाताओं ने, जिनकी संख्या जो भी है, उन्होंने क्या किया।
आपको मालूम है गोपालगंज में सतीश बाबा, सतीश पांडे, उनके छोटे भाई पप्पू पांडे विधायक हैं जेडीयू के, उनका क्या प्रभाव रहा। तो बहुत ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है गोपालगंज को लेकर, यह मेरी स्पष्ट मान्यता है। और आपको देखना होगा कि वैश्य मत, चलिए अब मोकामा की बात कर लीजिए। देखिए मोकामा में तो आपके पास उम्मीदवार ही नहीं था। मोकामा में आप स्वयं कह रहे थे मेरा संगठन ही नहीं। तो मानते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अगर ललन सिंह को पैराशूट से नहीं उतारा जाता, उनके अलावा किसी और को टिकट दिया होता बीजेपी से, तो परिणाम क्या होता? नहीं, इनके पास उम्मीदवार कहां थे, और यदि किसी और को देते तो मालूम होता कि अनंत सिंह की जीत 60,000 70,000 मतों से हो जाती, 50,000 से ऊपर तो रहता ही रहता। तो देखिए मोकामा को भी समझिए, मोकामा में आप कह रहे हैं कि हमने क्लोज फाइट किया, हमें 63,003 मत आए, और नीलम देवी को, आरजेडी के उम्मीदवार को, अनंत सिंह की पत्नी को 79,744। मैं क्यों कह रहा हूं कूदने की जरूरत नहीं है। मोकामा में जब कभी अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की सीधी लड़ाई हुई है, ललन सिंह मोकामा वाले, ललन सिंह मोकामा वाले कौन? सूरजभान सिंह वाले ललन सिंह। चाहे वह चुनाव 2005 का हो, चाहे वह चुनाव 2010 का हो, क्लोज फाइट ही रहा है। तो इस बार जोरन की स्थिति में ही देखिए, यह लड़ाई जो थी अनंत सिंह बनाम ललन सिंह मोकामा वाले की थी, यह लड़ाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की थी। तो ये क्लोज फाइट, आप ये कह सकते हैं कि हां आपने वहां अपना संगठन स्थापित करने की कोशिश की, अपना लाव लश्कर वहां उतारा, अपनी जगह अपनी जमीन तलाशी, लेकिन ये कह लें आप। और देखिए दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है आलोक जी, बीजेपी को कूदने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मोकामा के शहरी क्षेत्र में बीजेपी हार गई। मोकामा के रोड पर जो वोटर थे वो अनंत सिंह को अधिक वोट दिए। तो जिन शहरी क्षेत्रों में आपका प्रभाव अधिक दिखता है, मोकामा के नगर परिषद वाले इलाके में ही आप हार गए। तो बीजेपी, देखिए मोकामा में भी यदि आप देखेंगे भूमियारों का डिवीजन था साफ साफ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने सभी भूमियारों का मत ले लिया। ठीक है ना, वहां डिवीजन हुआ, कितने प्रतिशत में हुआ यह अलग बात है, अब तो लग रहा है 50-50 हुआ, ठीक है ना। लेकिन तेजस्वी यादव के भले उम्मीदवार हो, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, भूमियारों को उनका भी मत मिला। वैसे हम बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि मोकामा का नतीजा महागठबंधन का नतीजा नहीं है, वह अनंत सिंह के अपने प्रभाव का नतीजा है। लेकिन मोकामा बाजार के व्यापारियों का मत भी, बीच में देखिए घटना भी घट गई, वहां आभूषण दुकान में चोरी हुई, तो घटना भी घट गई, फिर भी हम देख रहे हैं कि बाजार का वोट भी अनंत सिंह को मिल गया। तो यह समझने की बात है, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे तेजस्वी यादव का चेहरा हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, जो आपका वैश्य मत है वह हिलने लगा है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। हां, लेकिन मोकामा में और क्या हुआ, मोकामा में बीजेपी के लिए सुकून की बात यह है कि टाल में जहां अनंत सिंह का प्रभाव अधिक था, और कहने के लिए यह भी कह सकते हैं कि जहां अति पिछड़ी जातियों का, वहां मुकाबला हो गया। देखिए हम ये देख रहे थे कि सूरजभान सिंह ने पूरा फोकस टाल में रख रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि असली गढ़ अनंत सिंह का इधर ही है, तो उधर मुकाबला हो गया। वहां शंभू शरण पटेल को, जो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, उन्हें उतारा था। और देखिए यदि इस चुनाव में किसी नेता का, बीजेपी के नेता का प्रभाव आपको दिखा वोट में, तो वो सम्राट चौधरी है, समझिए। गोपालगंज में भी हम देख रहे थे कुशवाहा मतों में विभाजन हुआ, हमें यहां भी दिखाई पड़ा कि कुछ यहां बीजेपी को प्राप्त हुए। तो बीजेपी को कूदने की जरूरत नहीं है, कुर्नी में आगे है, और कुर्नी में बड़ी परीक्षा होनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपका आधार वोट भी गड़बड़ाया है, आप यह नहीं कह सकते। देखिए जब आरजेडी ने भूमियारों को टिकट देना शुरू कर दिया, चाहे वो विधायक का टिकट है, चाहे वो विधान पार्षद का टिकट है, और आगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि A to Z की हम बात करेंगे। अब तो नीतीश कुमार साथ में हैं जो देते रहे हैं टिकट भूमियारों को, और फिर अब तो वह पृष्ठभूमि भी खत्म होती दिखेगी जिसमें दबंग और ये तमाम चीजें कही जाती है। तो यह देखना होगा कि बीजेपी अपने आधार वोट को, कुर्नी का चुनाव भी आसान चुनाव नहीं होगा,
कुर्री में ओवैसी तो शायद ना आए, जी। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि 16 नवंबर को वहां नॉमिनेशन उनकी पार्टी के उम्मीदवार करेंगे। जी। और जब वे नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं तो कुर्नी में मुकेश सहनी का लड़ना महागठबंधन और बीजेपी के बीच में, हमने शाहनवाज हुसैन का बाइट सुना, हमने संजय जायसवाल का भी सुना, हमने विजय कुमार सिन्हा का भी सुना। विजय कुमार सिन्हा तो अनंत बाबू कहने लगे अब, जीत के बाद। ठीक है, अनंत बाबू कहने लगे, पहले क्या कह रहे थे ये भी आपको पता है। तो बहुत कूदने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी समझना होगा कि कोई लहर नहीं थी। गोपालगंज आपने ओवैसी के बूते जीत लिया, लेकिन वोट किधर किधर क्या हुए यह चलिए, देखने की बात गोपालगंज में तो ओवैसी ने बचा लिया, लेकिन आने वाले जगहों पर तैयारी बीजेपी को पुख्ता करनी होगी, नहीं तो फिर अगर आपका आधार वोट धीरे धीरे खिसकने लगा तो फिर समझिएगा परेशानी आगे और बढ़ेगी। इस जीत से ज्यादा उत्साहित ना होते हुए बीजेपी के नेता अगर आत्ममंथन करें, आगे तैयारियों पर ध्यान दें, अपने आधार वोट को और मजबूत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।